नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। अब दिल्ली से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको सन्न कर देगी। जी हां, जो पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए है वो अपने ही साथी को नहीं बचा पाई। दरअसल दिल्ली के पांडव नगर थाने में दरोगा राहुल सिंह की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। थाने की छत पर दरोगा की संदिग्ध हालात में लाश मिली है। इधर पुलिस का दावा है कि राहुल ने खुदकुशी की है, लेकिन परिवार का साफ कहना है कि राहुल आत्महत्या कर ही नहीं सकते। बेटा फुटेज ज्यादा बना के रखना स्टूडियो में। नहीं टॉप में। आपको और जानकारी दे दें कि थाने की छत पर मिली थी लाश और थाने के पड़ोस की बिल्डिंग के गार्ड ने ये लाश देखी और छत पर सादे कपड़ों में दरोगा राहुल की लाश पड़ी थी। साथ ही जानकारी ये भी है कि दिल्ली के पांडव नगर थाने में जब से लाश मिली है तब से पुलिस उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, लेकिन परिवार का मानना है कि ये खुदकुशी नहीं है और दिल्ली पुलिस का मानना है कि ये खुदकुशी है। जाहिर सी बात है कि अब एफआईआर दर्ज करने तक को लेकर और आगे की इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है। थाने के पड़ोस की बिल्डिंग से गार्ड ने ये लाश देखी और छत पर सादे कपड़ों में राहुल की लाश पड़ी हुई थी। राहुल की मौत पर सवाल सबसे पहला, ड्यूटी के दौरान इंस्पेक्टर थाने में नहीं थे, किसी ने उन्हें क्यों नहीं देखा? किसी पुलिस वाले की राहुल की लाश पर नजर क्यों नहीं पड़ी? पड़ोस की बिल्डिंग के गार्ड ने लाश देखी, पुलिस वालों को क्यों नहीं दिखी ये लाश? राहुल ने थाने की छत पर जाकर खुदकुशी क्यों की? एक और बड़ा सवाल कि राहुल ने थाने की छत पर खुदकुशी की तो पुलिस वालों को गोली की आवाज क्यों नहीं आई? छत पर राहुल ने खुद को गोली मारी तो क्या आसपास में किसी ने आवाज नहीं सुनी? ये बड़े प्रश्न हैं जिस पर दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। राहुल की मौत पर उनका परिवार लगातार आरोप लगा रहा है। मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने राहुल की पत्नी से बात की, उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। राहुल सिंह 5 सालों से काम कर रहा था, अचानक किस दबाव किस कारण से उसने आत्महत्या कर ली, अभी वजह की तमाम यहाँ पुलिस जांच कर रही है। लेकिन उसके परिवारजन कल से यहाँ बैठे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। आखिर वजह क्या थी, किस प्रेशर में उसे इसी टॉप फ्लोर पर जाकर हत्या करनी पड़ी मजबूरन? आखिर क्या कुछ बताएं, क्योंकि उनकी पत्नी भी है, धर्मपत्नी, जो कि रो रो के उनका बुरा हाल हो रखा है और तभी से कल से ही बैठे हुए थे, तभी से ये मैडम आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है आपका? बोलेंगे नहीं आप बताइए। आप कुछ नहीं बोलूं। क्या मांग करती हैं? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरी बेटी का हाल मुझ पर नहीं देखा जा रहा। आपके दामाद थे वो? मेरे दामाद है। अभी शादी कब हुई थी? 9 दिसंबर में भाई, 9 दिसंबर को आ जाएगी। 5 महीना 4 महीना होंगे, 5 होंगे बस। क्या साथ में रहती थी आप? नहीं रहती, 3 महीना तक काम में रह रही। क्या आगरा में ही रहते थे आप लोग? नहीं, मथुरा में रहते हैं। मथुरा? अच्छा, मथुरा की आप तो ये बताओ, बताइए। भैया मुझे एक बार मिलवा दो, कितनी एक बार भैया मुझसे नहीं हो, मुझे कुछ मुझे मिल रहा है एक बार भैया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं। दरोगा राहुल अपनी नौकरी से कितने परेशान थे, इसका एक ऑडियो आया है जिसमें वो साथी पुलिस वाले से बात कर रहे हैं। सुनिए। कूदता रहा और सुधीर साहब भी 2 घंटा बैठाए रखे इसने, 3 घंटे। अंत में फिर पहली जो तहरीर थी वही तहरीर दी गई, काई नहीं वही मानी गई। वो हरासमेंट करा इसका बहुत ज्यादा। अब जो है अब भी ऐसे ही हो रहा।
मर्जी से काम चल रहा अपना, ये है वो है। तुम्हें फोन करके कह रहा थाने आ जाओ। अच्छा, चिट्ठा मंगाया पहले मेरे से इसने, मुझे पूछ रहा है दोनों काम चाहे बोला। हाँ 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 ठीक है, और क्या सही है। वैसे यहाँ कोई ऐसी आफत ना, मगर कोई काल वाल ऐसी भी नहीं है, कोई भीड़ भाड़ ऐसी नहीं है, कोई नहीं, बस शांति चल रही है। वैसे ही तुम्हें बुलाया होगा फिर किसी वजह से। ठीक है सर, जनाब नौकरी बस की नहीं है अपने, मेरे तो बस की नहीं है थानेदारी जनाब। बस ये कहने की बात है कि बस की नहीं है, ये सच सच जो तुम कह रहे हो ना, सच बात है। देखो एक लिमिट होती है टेंशन की। एक लिमिट स्ट्रेस का लेवल मुझसे जेल नहीं आता। हाँ ये यार गुरुजी एक बात बताओ, ये कहाँ की नौकरी है, कहाँ का हम हैं जो इतने खुश हो गए इस नौकरी में आए कि भाई हम अपना लालन पालन भी सही तरह से करेंगे और मजे आ गए। जैसे हम कहते हैं नौकरी लगी मजे आ गए। बताओ हमारे डिपार्टमेंट के अलावा हर डिपार्टमेंट, आर्मी भी सुखी है हमसे। वहाँ भी सिस्टम है, अगर आप बाहर ड्यूटी पर गए तो खाना पीछे पीछे जाएगा आपके। यहाँ 40 घंटे हो जाओ, कोई चाय पूछने वाला नहीं है आपको। नहीं इस बात को तो मैं मान रहा हूँ सर, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये नौकरी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने वाली है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर टॉर्चर हुआ आदमी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओ चल जाएगा। हर डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत बर्डन होता है। इतना जिसमें एक तरफ ये जेल गया तू, एक तरफ फील होता है। मतलब हम ऐसे डरते हैं जैसे पढ़ने टाइम में छोटे बच्चे थे हम और कोई गलती करते थे तो डरते थे मास्टर जी मारेंगे। अब वो चीज है, हम ऐसे डर रहे हैं। हमारी ये सच्चाई हमारे ना घर वाले समझ पाएंगे, ना हमारे कोई यार दोस्त समझ पाएंगे। हाँ ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैं हम कितने भी रोल घर जाके भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वो मानेंगे ना। नौकरी कहते हैं दुनिया ना कर रही है नौकरी। हाँ दुनिया ना कर रही। हाँ तुम तो गलत कर रहे हो। हर आदमी का लेवल अलग है अपना। हाँ जिले मुझसे नहीं चिल्ला बिल्कुल। और ऊपर ये लॉकडाउन जो आ जाए ना, इसमें काम इतना बढ़ जाए, दुनिया तो चैन से अपने घर से काम कर रही है और पुलिस का काम इतना बढ़ जाए, आप देखना 10 बजे रात को क्या हड़कंप मचेगा। दूसरी खबर का रुख करता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर देखने के बाद केंद्र सरकार की कोविड वैक्सीन नीति को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के नेता सरकार से लगातार पूछ रहे हैं देश की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। आईटीवी नेटवर्क भी लगातार वैक्सीन नीति की खामियों को उजागर कर रहा है, चाहे वो वैक्सीन की कीमत को लेकर हो या फिर मुश्किल वक्त में वैक्सीन का दूसरे देशों में भेजा जाना। आईटीवी नेटवर्क कोविड वैक्सीन को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा कर रहा है। अप्रैल और मई में जब पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर झेल रहा था, उस दौरान भी भारत से दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन का निर्यात किया गया। 23 अप्रैल से 29 मई तक 18 लाख वैक्सीन 18 देशों को निर्यात की गई। इससे पहले भारत 79 देशों को 6 करोड़ 37 लाख वैक्सीन निर्यात कर चुका था। ये वैक्सीन ग्रांट यानी मदद, कमर्शियल यानी बिक्री और दुनिया भर में गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए शुरू की गई। इस पहल कोवैक्स के तहत भेजी गई है। और आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र ने कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर कोई कमेटी बनाई गई। सरकार के मुताबिक ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे ये पता चले कि दूसरी लहर से बने इतने मुश्किल हालात के दौरान भी किसने वैक्सीन निर्यात करने का फैसला लिया था। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एक मेहमान जुड़ रहे हैं, साथ ही मेरी सहयोगी उर्वशी खुना भी जुड़ रही हैं और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आरटीआई एक्टिविस्ट प्रफुल्ल साडा। इससे पहले कि हम प्रफुल्ल जी के पास में चले, उर्वशी ये क्या दर्शाती है रिपोर्ट और साथ ही साथ ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जो डिफरेंस है डिमांड एंड सप्लाई का वैक्सीन को लेकर इंडिया में। जाहिर सी बात है कि करोड़ों वैक्सीन बाहर भेजना ये देश के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम रेशियो देखें जिस प्रकार से बाहर जिस तरह से एक्सपोर्ट हुआ और घर में ही यानी कि देश में ही जब वैक्सीनेशन की किल्लत है वो भी इतनी भारी मात्रा में कि अलग अलग जगहों पे एवरीडे हम ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन से ये सुनते हैं कि आज वैक्सीनेशन ड्राइव बंद होगा क्योंकि वैक्सीनेशन के डोसेजेस अवेलेबल नहीं है। ऐसे में कई सवाल खड़े उठते हैं कि जब खुद देश में वैक्सीन नहीं है तो कितने लेवल पर ये पॉसिबल है, लीगल है और कितना ये हर फ्रेमवर्क में, मॉरल फ्रेमवर्क में भी बैठता है कि हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करें। और साथ ही में मैं ये बताना चाहूंगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने
लगातार सेंटर को रेप्रिमांड वैक्सीन पॉलिसीज को लेकर, क्योंकि कोई कॉन्क्रीट पॉलिसीज कौन से लेवल तक या कौन से मात्रा तक एक्सपोर्ट अलाउड है वो कहीं पे बाहर अब तक आई ही नहीं। ओके ऋषि, आप बने रहिए। हमारे साथ में दूसरे गेस्ट प्रफुल्ल सारडा जुड़ गए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। प्रफुल्ल जी, आपने क्या कोई आरटीआई डाली है? क्या उस पर कोई रिस्पांस मिला है या फिर रिस्पांस मिलकर भी नहीं मिला है? देखिए, मैंने आरटीआई किया था जिसमें मुझे कोविड वैक्सीनेशन जो कोविड-19 वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट के बारे में, इंपोर्ट के बारे में, उस के रिलेटेड जो मीटिंग्स हुई है, मीटिंग्स के मिनट्स, एजेंडा और किन देशों को की गई है, क्या रेट में एक्सपोर्ट किए गए हैं और इसके आगे भी इनका कुछ प्लानिंग है क्या, और प्लस मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि इस पूरे प्रोसेस में कौन सा वो व्यक्ति था या कौन सी वो कमिटी थी जिन्होंने इस सब का ओवरव्यू लिया या इसको मॉनिटर किया। लेकिन देखिए, जो मुझे आंकड़े जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो काफी चौंकाने वाली है। इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को लेके ऐसे कोई भी मीटिंग्स या मिनट्स या उसके लिए जो एजेंडा बनाया गया, ऐसी कोई कमिटी है नहीं, और अगर होगी तो उसके कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक बात और भी नोटिस में लाके देना चाहूंगा कि अभी तक लगभग हमने 7 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की है। उसमें से वसुदेव कुटुंबकम जो हम नारा लगाते हैं उसके अंतर्गत 2 करोड़ किए हैं, जो कोवैक्स का नॉर्म है, तो चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने 4 करोड़ वैक्सीन जो है वो एक्सपोर्ट किए है। उसमें से 70 लाख तो कमर्शियल बेस पे सिर्फ बांग्लादेश को की और 30 लाख ग्रांट के तौर पे, मतलब 1 करोड़ वैक्सीन जो है वो हमने सिर्फ बांग्लादेश को दी है। अब यूके जैसा प्रगत देश है, हमने उसको भी 50 लाख वैक्सीन दी है। ये हो क्या रहा है कि हमारे देश में अपने लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और हम लोग पूरी दुनिया में बांटते फिर रहे हैं। और सेकेंड वेव में जो सबसे ज्यादा जो जीवित हानि या जो वित्त हानि जो हुई है वो कोविड के वैक्सीन ना मिलने की वजह से हुई है। तो मैं ये सोच के हैरान हूं कि जब हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री जब तीनों इन्वॉल्व होती है तभी इतनी बड़ी मात्रा में जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है। सारडा जी, क्या ये जो नंबर्स आप बता रहे हैं इसमें आप थोड़ा सा फाइन ट्यून करके बताएंगे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गावी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत सभी देशों को जो कि वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर शेयर भी करना पड़ेगा, उन्हें भेजना पड़ेगा ही। कितने नंबर्स की वहां पर जरूरत थी? क्या भारत ने जितनी गावी के तहत जो वैक्सीन हमें बाहर देनी थी अंतर्राष्ट्रीय गावी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या हमने उससे ज्यादा दी है, उससे कम दी है, उतनी दी है? जी देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि कोवैक्स यानी कि वो गावी के अंडर ही आता है, दैट इज कोविड-19 वैक्सीनेशन ग्लोबल प्रोग्राम। तो उसके तहत हमने 2 करोड़ वैक्सीन दे दी है, मतलब हमारी जिम्मेदारी उसको जो लेके थी वो पूरी हो चुकी है। अभी हमें देश के अंदर के अपने जो सिटीजन है हमको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी मेरे को उसमें हमने कमर्शियल बेसिस पे 4 करोड़ कर दी है, ग्रांट के तौर पे 1 करोड़ कर दिया है। तो हम अगर ये 5 करोड़ वैक्सीन अगर हम लोग बचा सकते थे तो हम हमारे देशवासियों को पहले देते थे। और इसका जो खामियाजा जो भुगतना पड़ा है हमारे देशवासियों को पिछले 2-2.5 महीनों में, जो सेकंड वेव कोविड में इतनी जाने गई है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, ऐसे कई नगरों उपनगरों में कोविड का संक्रमण बढ़ता गया, तो उसमें वैक्सीन जो है ये काफी कारगर सिद्ध हो सकती थी। लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट के पीछे लगे थे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कमिटी फॉर्मेशन, कमिटी चेयरपर्सन या किसी को डिस्कस करके ये किया गया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो क्या ये सिर्फ बातें सिर्फ हवा में हुई थी कि जैसे आज मान लीजिए कि मैं कोई मिनिस्टर हूं? बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और ये चूक तो हुई है, जाहिर सी बात है। किसने की है, कब की है, कितने की है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा। आई एम सॉरी प्रफुल्ल जी, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम वापस आपके पास आएंगे और इस मुद्दे को और चर्चा के लिए आगे बढ़ाएंगे। उर्वशी, प्रफुल्ल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और इस मुद्दे पर बातचीत की। एक दूसरे खबर पर नजर डाल लेते हैं। हिंद महासागर में चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 6 नई स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत प्रोजेक्ट 75 इंडिया को हरी झंडी दिखाई गई है। माना जा रहा है कि अब रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही 6 कन्वेंशनल सबमरीन के लिए आरएफपी जारी करेगा, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इस प्रोजेक्ट के तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन के लिए आरएफपी जारी होगी और प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत पूरा किया जाएगा। ऐसे में रक्षा मंत्रालय जल्द ही स्वदेशी शिपयार्ड्स इनको आरएफपी जारी करेगा। ये स्वदेशी शिपयार्ड्स विदेशी कंपनी के साथ मिलकर पनडुब्बी बनाएंगी। 5 विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर पनडुब्बी निर्माण को स्वीकृति
मिल सकती है और इन कंपनियों में रूस की रोजोबोरन एक्सपोर्ट, फ्रांस की DCNS शामिल है और साथ ही जर्मनी की थाइसन ग्रुप और स्पेन की नोवांटिस और दक्षिण कोरिया की डेवू शामिल हैं। चलिए इस मुद्दे को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे साथ में एक जाने माने चेहरे डिफेंस एनालिस्ट जुड़ गए हैं, कोमोडोर जी प्रकाश। कोमोडोर प्रकाश, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी नज़र में कि आप ये जो 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का DAC ने अप्रूवल दिया है, आप इसे किस तरह से देखते हैं एक फॉर्मर इंडियन नेवी कोमोडोर होने के नाते? धन्यवाद आशीष। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 1999 में बस 22 साल पहले 30 साल का सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम का अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दिया था। 24 सबमरीन का। तो यह है कि जो इतना लंबा दर्शन के साथ हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो अभी भी चल रहा है आगे शेड्यूल के माफिक, वो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये भी चीज़ है कि ये सही टाइम पे आया है। अभी जो 75 स्कॉर्पियन बिल्डिंग प्रोग्राम जो चल रहा है जी, तो वो उसके कारण जो भी एक्सपर्टीज देश में आया है जी, उसका भी सही इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे जेनरिक टेक्नोलॉजी, जेनरिक कैपेबिलिटीज आए हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सही टाइम पे सही वक्त पे आया है, ये अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट 75 के फॉलो ऑन के तौर पर प्रोजेक्ट 75 इंडिया देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कोमोडोर प्रकाश बता रहे हैं, आगे उससे कंटिन्यूएशन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि अब हमारे पास कुछ सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं 75 के अंडर में। अब ये 75 के अंडर में 6 और बनेंगे। कोमोडोर जी प्रकाश, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि दर्शकों को ये कई बार इस तरह से लगता है कि अभी अप्रूवल मिला है, मतलब अभी अगले हफ्ते, अगले महीने या अगले साल तक ये सबमरीन्स आ जाएंगी, खरीद ली जाएंगी। प्रोसीजर क्या है, किस तरह से अब आगे DAC अप्रूवल के बाद में कौन कौन से स्टेप्स होंगे और लगभग कितना समय लगेगा एक रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू, 2 साल, 5 साल, 10 साल? अभी DAC के अप्रूवल तो आया है, अभी करीब 2 साल लगेगा। आपने अभी पहले कहा, मैं बोला था कि इंडिया में मैज़िगन डॉक्स लिमिटेड और L&T चुने गए हैं एज इंडियन पार्टनर्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। आपने जो 5 देशों का नाम लिया, अभी इन दोनों को RFP के मुताबिक RFP इशू किया जाएगा अभी, और उसके मुताबिक इनको जो भी पार्टनर एक चुन के उनके साथ टाई अप करके एक बिड बनाना होगा। अगले 2 साल के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है अगर सब कुछ सही चला तो। और उसके बाद रियलिस्टिकली 7 से 8 साल लगेगा एक सबमरीन बनने के लिए इधर। और टोटली अगर देखा जाए तो 9 to 10 ईयर्स में, आज से 9 से 10 साल के अंदर ये सबमरीन प्रोग्राम एक्चुअली रियल होना चाहिए और कमर्शियल भी होना चाहिए। तो वो अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं कि 1999 में जो प्रोग्राम बनाया था 30 साल का सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम, वो ज्यादा इधर उधर नहीं गया है, वो ऑन ट्रैक रहा है। डिस्पाइट बहुत सारे घटनाएं दुनिया में हुआ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुए हैं, मगर उसके भी डिस्पाइट ऑल दैट ये प्रोग्राम अपने ट्रैक पर रहे हैं। कोमोडोर प्रकाश, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, एक क्विक आंसर, क्या ये चीन को मैसेज है? नहीं, भारत तो बहुत बड़ा देश है। हम ऐसे किसी और के एक्शंस पे ऐसे रिएक्ट थोड़ी करते हैं। वो याद रखना चाहिए कि ये प्रोग्राम तो 1999 का है, 22 साल पहले का है। और वो 22 साल पहले हमने 30 साल का प्रोग्राम बनाया था, तो वो चल रहा है। तो 22 साल पहले चाइना ने ये कुछ नहीं चल रहा था। सो भारत देश बड़ा देश है, एक बड़ा नेवी है, ब्लू वाटर नेवी है, बहुत सालों की एक्सपीरियंस है और हमको मालूम है हम कैसे चलानी है। और उसका प्लान्स बनते हैं और प्लान्स के मुताबिक जाते हैं, तो कोई रिएक्टिव नहीं होते ऐसे प्रोसेस। चलिए कोमोडोर जी प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इस प्रोजेक्ट 75 इंडिया के बारे में और डिटेल्स में बताने में। तो जाहिर सी बात है, पहला स्टेप हुआ है, काफी लंबा समय बाकी है और काफी स्टेप्स भी लेने बाकी हैं। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हेडलाइंस में